Hello everyone. So today we are going to do life processes, जीवन प्रक्रियाएं. ठीक है, बेसिक टर्म से समझते हैं. लाइफ प्रोसेस मतलब कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जिसकी वजह से हमारी क्या चल रही है, लाइफ अच्छे से चल पा रही है ना. तो सोचो ऐसा क्या क्या है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप जीवित हो, आप अलाइव हो. ऐसा क्या क्या है, अगर वो चीज़ आपकी लाइफ से हटा दी जाए तो आपका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा. क्या लगता है आपको? सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि मैम हो सकता है हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट. हमें रिस्पायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें सांस लेना बहुत ज़रूरी है. अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, राइट. दूसरा क्या हो सकता है, हम खाने के बिना भी नहीं जी सकते, तो हमें न्यूट्रिशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पोषण की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ना. अगर हमारे पास रेस्पिरेशन नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो हमारे कहीं ना कहीं हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा. हम नहीं जी पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, शायद हमारी मौत हो जाए, है ना. तो जीवित रहने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे लिए नेसेसरी हैं, है ना. उन सारी प्रक्रियाओं को आप क्या बोलते हो? लाइफ प्रोसेसेस. फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन हो गया, सांस लेना हो गया, खाना खाना हो गया, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन होता है ना, आपकी ब्लड के थ्रू सब कुछ मूव करता है बॉडी में, तो सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, आप जो खा रहे हैं पी रहे हैं उसमें से जो एक्सक्रीटा बन रहा है, जनरेट हो रहा है, उसको एक्सक्रीट आउट करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉडी में रह जाएगा, इट मे लीड टू डेथ, है ना. सो ये सारी चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ. दैट इज़ वाई दीज ऑल प्रोसेसेस आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, तो अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इन टर्मिनोलॉजीज को, इन प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? ऐसी प्रोसेस विच इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग लाइफ आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस. जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं. ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने आपको जो भी बताया, न्यूट्रिशन, खाना खाना बहुत ज़रूरी है, पोषण की हमें बहुत आवश्यकता है, नहीं होगा हम मर जाएंगे. वैसे ही श्वास लेना, श्वसन, रेस्पिरेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस नहीं लेंगे मर जाएंगे. वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं होगा इट कैन लीड टू डेथ. एक्सक्रीशन, उत्सर्जन भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है. क्लियर है? लाइफ प्रोसेसेस हमें समझ आ गई, है ना. ये है, और इसके अलावा और भी प्रोसेसेस हैं. जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वील सी थ्रू इट. ठीक है जी, चलो फर्स्ट वील टॉक अबाउट न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन से आप लोग क्या समझते हो? पोषण से आप लोग क्या समझते हो? क्या करते हैं हम न्यूट्रिशन के लिए? खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, है ना. पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं. ब्रेकफास्ट में कुछ खाते हैं, लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, है ना. पॉइंट क्या है? ताकि हमारी बॉडी को क्या मिल सके? न्यूट्रिशन मिल सके. क्यों न्यूट्रिशन मिल सके? क्योंकि उसके बिना हमें क्या नहीं मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी. खाना हम इसीलिए खाते हैं ना. आप एक दिन मत खाओ खाना, फास्ट करो, आपको बाय द एंड ऑफ द डे आपको थोड़ा लेथार्जिक फील होने लगता है ना. अच्छा चलो, अगर आप फास्टिंग को अच्छे वे में देखो तो 2-3 दिन मान लो आपने कुछ नहीं खाया, क्या लगेगा आपको? आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगेगी, आपकी बॉडी से फैट कम होने लगेगा, है ना. आपका वेट लॉस होने लगेगा. तो ये जो खाना है हम खा रहे हैं, वो क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को उस खाने की ज़रूरत होती है. क्यों ज़रूरत होती है? बाकी सब काम करने के लिए, आपके मसल मूव करने के लिए, आपकी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए आपको वो खाने की ज़रूरत है. एनर्जी चाहिए. गाड़ी कब चलेगी? जब उसमें पेट्रोल डालेंगे, फ्यूल डालेंगे, तभी वो चलेगी. अगर उसमें फ्यूल नहीं है वो नहीं चलेगी, गाड़ी चाहे कितनी अच्छी हो. वैसे ही बॉडी का है. बॉडी जितनी मर्जी फिट एंड फाइन एंड हेल्दी हो, जिस दिन आपने खाना खाना बंद किया, आपको धीरे धीरे क्या देखने को मिलेगा? डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा. ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी. राइट, हमने क्या पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में कि सेल क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. वो डिविजन के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना. वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो कहीं ना कहीं इसी खाने से आ रही है, इसी न्यूट्रिशन से आ रही है. ठीक है, ऐसी प्रोसेस या ऐसी विधि जिसमें हम क्या कर रहे हैं? हम खाना खा रहे हैं. किस लिए खा रहे हैं? ताकि हमारी बॉडी उसको ग्रोथ के पर्पस में यूज़ कर सके. कैसे करेगी? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, भोजन प्राप्त कर उसे वृद्धि एवं ऊर्जा के लिए उपयोग करना ही पोषण कहलाता है. ठीक है, 2 तरह के पोषण होते हैं.
या आप कह सकते हो पोषण के बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक जिनको आप स्वपोषी कहते हो, दूसरे होते हैं आपके हेटेरोट्रॉफिक जिनको आप परपोषी कहते हो। ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं अपने खाने के लिए, जैसे कि आपके प्लांट्स, राइट। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं किसी की। वैसे हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? परपोषी ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? जो किसी और पे डिपेंडेंट है खाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल योर एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, है ना। सभी के सभी क्या हैं? हम अपना खाना खुद बना सकते हैं, किचन में ज़रूर बना सकते हैं, बट बेसिकली खाना कहाँ से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है ना। या तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं या एनिमल को इन फॉर्म ऑफ मीट कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। हम किसी पे डिपेंडेंट हैं अपने खाने के लिए। हम खुद बैठ के, अगर मैं आपको बोलूँ कि धूप में बैठ जाओ और पौधों की तरफ अपने लिए खाना बनाओ, बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो वी आर हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। इसीलिए हमें क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, परपोषी जीव। और जो खुद बना रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी जीव, ठीक है। चल अब आते हैं कि ठीक है मैम, हमें पता लग गया न्यूट्रिशन ज़रूरी है, पर होगा कैसे? वो न्यूट्रिशन, हम तो खाना खा रहे हैं, उस खाने में एनर्जी है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम उसको बॉडी पे ऐसे ही लगा लें या खाने में डूब ही जाते हैं? हमें खाना क्यों पड़ रहा है? वो कुछ तो हो रहा होगा ना बॉडी में, उसको एनर्जी की फॉर्म में, कि हर एक सेल यूज़ कर पाए, उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम एक चपाती खा रहे हैं मान लो, है ना, थोड़ी बहुत सब्ज़ी खा रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, है ना, सब्जी और चपाती खा रहे हैं। अगर ये हमें ऐसे ही एनर्जी दे देती तो हम इसको चबा के खा क्यों रहे हैं? हम इसको बॉडी पे लगा लेते या उसमें बैठ जाते, है ना। और ऐसा क्यों होता है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे भूख लग जाती है और कभी कभी हमारा मन खाना खाने का नहीं करता? वाई इट इज़ सो, है ना। और वो खाना अगर हम खा रहे हैं तो वो इतने, हमने क्या पढ़ा था? सेल क्या है? माइक्रोस्कोपिक है ना, हमें नहीं दिखाई देता सेल ऐसे। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। अब सेल कैसे रोटी सब्जी खाएगा? सेल कैसे चावल दाल खाएगा, है ना। सेल को तो उसको एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के देना पड़ेगा, तभी सेल उसको यूज़ कर पाएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, ठीक है। बेसिक पढ़ते हैं कि ये जो तंत्र है इसमें क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है, और खाना कहाँ से कहाँ होके जाता है, ठीक है। सबसे पहले आता है माउथ, जहाँ से आप क्या करते हो? अपने खाने को खाते हो, है ना। आप कुछ भी खाते हो, कहाँ डालते हो? खाना मुंह में डालते हो, डायरेक्टली पेट में तो नहीं डाल देते हैं, माउथ में लेते हो खाना, है ना। फिर क्या होता है? माउथ के थ्रू वो आपकी गर्दन से होता हुआ जाता है पेट में। ये जो गर्दन के थ्रू रास्ता है, इसको क्या बोलते हो आप? ईसोफेगस, ठीक है। अन्न नली, ठीक है। मुख, माउथ, देन इट विल गो टू अन्न नली, दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद खाना फिर जाके पहुंचता है आपके स्टमक में, जिसको आप क्या बोलते हो? आमाशय, ठीक है। फिर यहाँ से खाना जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, ठीक है। और फिर जाएगा बड़ी आंत में, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, एंड वहाँ से फिर रेक्टम में, एंड देन एनस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। क्या मानव पाचन तंत्र का क्या मार्ग है बताओ? माउथ, मुख से अन्न नली में जाएगा, फिर अमाशय में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, और फिर बड़ी आंत में जाके बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या हुआ? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर आप इसमें आगे लिखना चाहते हो तो आगे लिख दो रेक्टम, एंड देन एनस, ठीक है। दिस इज योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से। एंड कहाँ पे होता है? एनस पे, ठीक है जी। समझ आया? चलो अब देखते हैं डाइजेशन। होता क्या है डाइजेशन? हमने न्यूट्रिशन देख लिया कि ठीक है भाई, हमें अपनी बॉडी को चलाने के लिए खाना खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बट वो खाना हम खाएंगे कैसे? होगा क्या? वो न्यूट्रिशन हमारे पास पहुंचेगा क्या? तो उस प्रोसेस के लिए हमें लगता है डाइजेशन, पाचन। पाचन क्या होता है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल अब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। क्या बताया था मैंने?
सेल को क्या चाहिए, एकदम माइक्रोस्कोपिक चीज़ है ना, वो रोटी सब्जी दाल चावल तो सीधा नहीं खा सकता। तो इसी चीज़ के लिए वो न्यूट्रिशन एक एक सेल तक पहुंचाने के लिए हमें क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फ्रॉम अ डाइजेशन प्रोसेस। पाचन, पाचन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोजन यानी कि आपका दाल चावल रोटी है ना, उसको सरल एवं अवशोषित होने योग्य पदार्थों में बदला जाता है। एक तो उसको कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड बनाया जाएगा है ना, कॉम्प्लेक्स जटिल भोजन से सरल भोजन में कन्वर्ट किया जाएगा। दूसरा कि वो आसानी से बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाए, अवशोषित हो जाए, उसके योग्य बनाया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है, पाचन समझ आया, क्लियर। अच्छा, फिर आता है कि मानव पोषण के चरण क्या क्या हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक रोटी से वो अब्जॉर्बेबल फॉर्म में बन रहा खाना कैसे बनता है ना, हम तो खाना खा ले रहे हैं, उसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो टूट रहा है वो कैसे टूट रहा है, ऐसा क्या हो रहा है बॉडी में कि वो एक सेल तक पहुंच जा रहा है हमारे प्लेट से उठ के। हमारी प्लेट से जो दाल चावल रोटी थे वो कैसे इतना छोटे टूट जा रहे हैं कि वो एक सेल के पास आराम से पहुंच जा रहे हैं और सेल उसको आराम से कंज्यूम कर पा रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास लगती हैं कुछ प्रोसेसेस, कुछ स्टेप्स। सबसे पहले आप क्या करते हो, इंजेशन, भोजन ग्रहण करते हो है ना। जब तक भोजन ग्रहण नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, प्लेट में सामने खाना पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उस खाने को खाना पड़ेगा, राइट। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन। ठीक है, उसके बाद होगी डाइजेशन, फिर पाचन होगा। उस खाने को क्या किया जाएगा, क्या बताया मैंने डाइजेशन क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में खाने को तोड़ना। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर होगा अब्जॉर्प्शन, अवशोषण। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा एसिमिलेशन, फिर उसका उपयोग किया जाएगा। फिर होगा इजेशन, अपशिष्ट निष्कासन, जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उसको बॉडी से निकाला जाएगा। इसको ऐसे समझो, आप क्या करते हो, मान लो एक चपाती कंसिडर करो है ना। आप एक चपाती को क्या करते हो, पहले आप एक पूरी की पूरी चपाती मुंह में डाल के खा लेते हो, नहीं। आप क्या करते हो, आप उसको मुंह में डालने के लिए भी छोटे से टुकड़े में तोड़ते हो है ना। एक चपाती से एक छोटा सा टुकड़ा लोगे, फिर उसको दांतों के साथ सहायता से उनको टीथ की मदद से च्यू करोगे, चबाओगे है ना। क्या हो गया, एक बड़ी चपाती छोटे टुकड़े में टूट के और छोटे छोटे पीसीज में टूट गई है ना, होलस बन गया। ठीक है, अब वो आपकी ईसोफेगस के थ्रू कहाँ चला जाएगा, आपके स्टमक में। स्टमक में क्या होगा, स्टमक में होगी डाइजेशन। स्टमक में उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपका HCl मिलेगा, बहुत सारे एंजाइम्स मिलेंगे जो क्या करेंगे, जो खाने को और ज़्यादा तोड़ेंगे। हमने क्या किया, एक रोटी थी उसको छोटे से बाइट में तोड़ा है ना, दांतों की मदद से उसको और छोटा किया, फिर क्या किया, फिर वो पेट में चला गया, पेट उसको और छोटा और तोड़ेगा। जब वो पूरी तरह से टूट जाएगा फिर खाना चला जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पे। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जो खाना था वो इतना बारीक टूट जाएगा कि उसको हमारी जो इंटेस्टाइन है वो क्या कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी, उसका अवशोषण कर लेगी, और वहाँ से खाना कहाँ चला जाएगा, आपके ब्लड में, और ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जहाँ जहाँ जिस जिस कोने में ज़रूरत है न्यूट्रिशन की वहाँ वहाँ वो पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर कुछ खाना ऐसा भी बच जाएगा। अच्छा, आप चाय पीते हो, चाय बनाते हो है ना, क्या करते हैं हम, चाय बनाते हैं उसमें पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, उसको अच्छे से उबलने देते हैं जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर हम छन्नी की सहायता से उसको छान लेते हैं। पीछे क्या रह जाती है, चाय पत्ती रह जाती है, आपने कोई मसाले डाले हो वो रह जाता है छन्नी में है ना। वैसे ही इसको समझ लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें बच जाती हैं। वो छोटी मोटी चीज़ें फिर कहाँ चली जाती हैं, वो चली जाती हैं आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन भी थोड़ा बहुत छानने की कोशिश करता है, और जो बिल्कुल ही नहीं छान पाता, जो एकदम ऐसे गंद फंद बचा हुआ है, वो चला जाएगा आपके रेक्टम में, और वहाँ से उसको क्या कर दिया जाएगा, बॉडी से इजेक्ट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, बॉडी से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, उसका निष्कासन कर दिया जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो आपने एक रोटी खाई थी है ना, वो टूट टूट के पूरी तरह यूज़ होके जो उसमें से कुछ भी खाने लायक नहीं बचा था वो बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाता है।
ठीक है। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन के अगर आपसे कोई स्टेप पूछे तो आप क्या याद रखोगे? इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन। ये कितने हैं? 5 चीज़ें हैं, इनके नाम आप याद रखोगे। भोजन ग्रहण किया जाता है, उसका पाचन किया जाता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर उसका उपयोग होता है, फिर उसका निष्कासन होता है, ठीक है। सिमिलरली पोषण के प्रकार, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बनाए, जो दूसरों पे निर्भर हूँ, यह मैंने आपको पीछे भी बताया, ठीक है। ये होती है आपकी डाइजेशन। किस लिए ज़रूरी है डाइजेशन? फॉर दी न्यूट्रिशनल पर्पजेज। बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, इसीलिए क्या हो रहा है? डाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने आपको पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था, हमने क्या क्या पढ़ा उसमें? हमने अभी ऊपर से बेसिकली पढ़ा था कि हमारे पास क्या है? माउथ है, फिर हमने पढ़ा था ईसोफेगस है, फिर हमने पढ़ा स्टमक है, फिर हमने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ एक और ऑर्गन ऐड हो गया है जिसको क्या बोला गया है? बकल कैविटी, ठीक है। अब ये हैं आपके मेन ऑर्गन्स, जो आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये ज़रूरी लगेंगे, ठीक है। जिनमें से खाना होके जा रहा है वो क्या है? मुख्य अंग, ठीक है। पहले इनको समझ लेते हैं। माउथ समझ आता है, मुख, लिप्स के अंदर जो आपको एक कैविटी दिख रही है, ठीक है, वो क्या है? वो आपकी बकल कैविटी है, ठीक है। माउथ हो गया, माउथ से खाना खाया, कहाँ गया? बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या क्या है? आपको टीथ देखने को मिलेंगे, आपको टंग देखने को मिलेगी, आपको पैलेट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं? बकल कैविटी। जहाँ पे आप अपना खाना चबाते हो ना, उस कैविटी को क्या बोलते हैं? मुख गुहा, बकल कैविटी, ठीक है। जब आपने वो खाना अच्छे से चबा लिया तो वो कहाँ चला गया? वो जाएगा ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में, ग्रास नली के थ्रू अमाशय में, ठीक है। स्टमक में चला गया, क्या बताया मैंने? स्टमक में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, फिर कहाँ जाएगा? फिर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जाके क्या हो जाएगा? अब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में। जो थोड़ा बहुत बचेगा कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन भी थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब करेगी और जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको कहाँ भेज देगी? रेक्टम में भेज देगी। मलाशय में थोड़ी देर के लिए वो इकट्ठा होगा, स्टोर होगा और फिर जैसे बॉडी को ज़रूरत लगेगी वो एनस के थ्रू उसको बाहर निकाल देगी। क्लियर? ये हो गए मेन ऑर्गन्स। बट इन मेन ऑर्गन्स को काम करने के लिए क्या चाहिए? असेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। इसको ऐसे समझो जैसे आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी नहीं बनाते हो तो उसमें क्या होता है? उसमें फ्यूल टैंक होता है ना। पर उस फ्यूल टैंक में हमें फ्यूल डालना पड़ेगा ना, और वो फ्यूल के भरोसे ही तो सिर्फ गाड़ी नहीं चल सकती। फिर तो आप किसी भी बॉटल में या किसी भी बड़े कंटेनर में आप फ्यूल डाल दो और बोलो कि ये चल पड़ेगा, नहीं चलेगा। गाड़ी में इंजन भी चाहिए, गाड़ी में आपको और चीज़ें भी चाहिए, टायर चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तब मिलके फिर वो पेट्रोल डलता है। पेट्रोल उन सबको स्टार्ट करता है, वो सब चीज़ें पेट्रोल का यूज़ करके क्या करती हैं? गाड़ी को मूव करवाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसे समझ लो ये खाली कंटेनर्स हैं। माउथ आपका खाली कंटेनर है, बकल कैविटी खाली कंटेनर है, ईसोफेगस खाली कंटेनर है, खाली डब्बे हैं ये सारे के सारे, ठीक है। आपने इनमें खाना डाला, इनमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो क्या कर देंगी? हेल्प कर देंगी, पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए असेसरी ऑर्गन्स, सहायक अंग। ऐसे अंग जो इनकी सहायता करेंगे, खाने से न्यूट्रिशन, पोषण को निकालने में इनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। उन ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? असेसरी ऑर्गन्स, सहायक अंग, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? लिवर आता है, फिर क्या आता है? पेनक्रियाज आते हैं, और क्या आते हैं? सिलेवरी ग्लैंड्स आते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, बाकी दो तो हम नहीं देख सकते, बट सिलेवरी ग्लैंड्स तो हम देख सकते हैं। आपने कभी, अगर आपको गोलगप्पे पसंद है, क्या होता है? गोलगप्पे की रेडी के आगे खड़े हो जाओ, मुंह में पानी आने लग जाता है, आता है पानी। मान लो आपकी कोई फेवरेट डिश आपके सामने पड़ी है, जलेबी पड़ी है, रबड़ी पड़ी है ना, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आपके सामने पड़ा है, क्या होता है? मुंह में लार आना शुरू हो जाती, मन करता है खाने का। किसकी वजह से? आपके सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से, लार ग्रंथियों की वजह से, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर आपका गोलगप्पे खाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, आपका मन नहीं है, आप गोलगप्पे की रेडी के आगे भी नहीं खड़े हो, क्या तब आपके दिमाग में ऐसे आपको लार आएगी? आप सोच भी नहीं रहे हो गोलगप्पों के बारे में, या जो भी आपको पसंद है उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। क्या आपके मुंह में लार बनती है? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि बॉडी को लग ही नहीं रहा कि आपने खाना है कुछ,
वो क्यों लार प्रोड्यूस करेगी? अब आप कुछ खाना चाह रहे हो, आप गोलगप्पे की रेडी के आगे खड़े हो गए हो, आपको अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है ना, या आप जलेबी के स्टॉल के आगे खड़े हो गए हो, आपको जलेबी की अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। अब दिमाग को सिग्नल गया कि शायद ये बंदा खाने वाला है। क्या होगा? लार ग्रंथियाँ, सेलेवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे और सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे, लार को प्रोड्यूस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसको पता है जब खाना मुंह में जाएगा तो उसके साथ उसको मिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, आप सूखी रोटी खाओगे तो उसको थोड़ा बहुत सलाइवा तो लगेगा ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, है ना। आप आटा के बिना पानी के गूंद सकते हो? नहीं गूंद सकते। आटे में पानी डालते तो वो अच्छे से गूंदा हुआ आटा बनता है, फिर अच्छी अच्छी रोटियां बनती हैं। सूखे आटे से तो रोटी नहीं बन पाएगी। वैसे ही खाने के साथ है, आप जो भी खाओगे जब उसमें लार मिल जाती है तो वो अच्छे से टूट के, अच्छे से ग्राइंड होके फिर बॉडी में आगे जाता है। क्यों बोलते हैं कि चबा चबा के खाओ? क्योंकि आधे से ज़्यादा डाइजेशन आपके मुंह में ही हो जाता है। आप अच्छे से खाने को तोड़ोगे तो आपके पेट को, आपके आमाशय को, आपके स्टमक को ईजी होगा खाने को तोड़ने में। आपकी ग्रास नली से वो आराम से जाएगा, ईसोफेगस के थ्रू आराम से जाएगा। आप अच्छे से नहीं चबाते हो, क्या होता है? आप लोकल लैंग्वेज होता है ग्रा लग गया, है ना, आपको हिचकी आना शुरू हो जाती है, गर्दन में खाना अटक जाता है, फिर आपको बोलते हैं पानी पियो। पानी क्यों पियो? ताकि वो थोड़ा सा क्या हो जाए, मॉइस्ट हो जाए, नरम हो जाए, नमी आ जाए उसमें। सलाइवा क्या करता है, कहीं ना कहीं आपके खाने को वो नमी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा आपके सलाइवा में बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, खाने को तोड़ने की कोशिश करते हैं, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम किसका है? सलाइवरी ग्लैंड्स का। ये नहीं होगा तो आपके बकल कैविटी से आपका खाना ईसोफेगस से होते हुए स्टमक तक आसानी से नहीं जा पाएगा। ठीक है, और अगर मान लो इस स्टेप को हटा भी दें कि चलो हमें सलाइवा नहीं मिक्स करना, तो क्या होगा? तो आपके पेट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा आपका खाना पचने में। अगर आप अच्छे से चबा चबा के खाओगे, क्यों बड़े लोग बोलते हैं कि खाना चबा चबा के खाओ, अच्छे से खाओ? क्योंकि अगर आप खाना अच्छे से चबाओगे तो आपके पेट को उतना काम नहीं करना पड़ेगा, उसको सिर्फ उतना ही काम करना पड़ेगा जितनी उसको ज़रूरत है काम करने की। अगर आप उसको अच्छे से नहीं चबाओगे खाने को तो आपके पेट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, और उसकी वजह से कल को आपको अलग अलग बीमारियाँ हो सकती हैं। किसी एक मशीन से उसकी औकात से ज़्यादा काम कराओगे तो वो ख़राब हो जाएगी ना। तो वैसे ही स्टमक है, उसको उतना ही काम करवाना चाहिए जितना वो कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो क्या क्या पढ़ा हमने? माउथ पढ़ा, उसके बाद क्या आई? बकल कैविटी आई, फिर खाना कहाँ चला गया? ग्रास नली में चला गया, अच्छे से चबा लिया हमने, फिर आ गया खाना आपके स्टमक में। ठीक है, ये मान लो ये आपका स्टमक है। ठीक है, स्टमक के इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक सेकंड रुको, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं लिवर। ठीक है, कौन सा वाला? ये जो पिंकिश स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? लिवर है। ठीक है, अब जैसे मुंह में आपको सलाइवा मिल रहा था, है ना, वैसे ही ये लिवर, और यहाँ एक छोटा सा ऑर्गन होता है पेंक्रियास, अग्न्याशय। ठीक है, और आपका यकृत। ठीक है, जैसे ही खाना वहाँ से निकलेगा, कहाँ से? पेट से होते हुए आगे निकलेगा, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले, यानी कि छोटी आंतों में आने से पहले, उसके साथ क्या मिक्स हो जाता है? लीवर से कुछ सिक्रीशन और पेनक्रियाज से कुछ सिक्रीशन। ठीक है, जैसे आपका सलाइवा खाने में मिल रहा था, है ना, आपकी बाइट में मिल रहा था, वैसे ही अब क्या होगा? जैसे खाना पेट से निकला, ऐसे समझ लो कि फिर खाना थोड़ा बहुत रूखा सूखा हो गया, है ना। तो अब क्या होगा? अब लीवर से, यकृत से कुछ सिक्रीशन और आपके अग्न्याशय से कुछ सिक्रीशन आके उसमें मिलेंगी, ताकि खाना क्या हो जाए? और नरम हो जाए और अब्जॉर्ब होने में और ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, अब खाना कहाँ जाएगा? अब जब खाना इन दोनों के साथ मिक्स हो गया तो खाना चला जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पहुँचता है तो वो एकदम तैयार है छनने के लिए और बॉडी में जाने के लिए। तो अब क्या करेंगी? छोटी आंतों की दीवारों से वो अब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और ब्लड तो आपको पता है पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है ना। ब्लड आपके A to Z, ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी पूरी बॉडी में ब्लड ट्रैवल कर रहा है। तो वो ब्लड जो है वो खाना उठा के ले जाएगा जहाँ जहाँ ज़रूरत है, पूरी बॉडी में ले जाएगा, हर एक छोटे छोटे सेल तक पहुँचाएगा उस खाने को, उस न्यूट्रिशन को। ठीक है, फिर जो खाना बच गया वो आगे कहाँ धक्के से भेज दिया जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भी थोड़ा बहुत जो बचा होगा, जो बड़ी आंत को लगेगा कि अब्जॉर्ब किया जा सकता है, वो ये अब्जॉर्ब कराएगी, और बाकी जो बचा कुचा है वो रेक्टम के पास भेज देगी इकट्ठा करने के लिए, और रेक्टम से होता हुआ खाना गूदे के थ्रू
एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। क्लियर? ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा डाइजेशन पे। जो मैंने आपको अभी बता दिया उसको थोड़ा सा और एक बार रिवाइज करते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, हम जनरली क्या सोचते हैं कि डाइजेशन तो ना पेट में जाके होती है ना, पर डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होती है? माउथ में होती है। ठीक है, आपके मुख में पाचन जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, कैसे समझेंगे इस बात को? क्यों बोलते हैं बड़े बूढ़े कि चबा चबा के खाओ? क्यों? क्योंकि पाचन जो है वो यहीं शुरू हो जाता है, आपके पेट में जाके शुरू नहीं होता है। ठीक है, अच्छा मैम कैसे शुरू होगा? हम तो यहाँ पे सिर्फ चबा रहे थे। मैंने अभी आपको पीछे क्या पढ़ा है? सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, उस सलाइवरी ग्लैंड्स में कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से क्या होता है? डाइजेशन शुरू हो जाता है। डाइजेशन है क्या? आपके बड़े खाने को छोटे छोटे खाने में तोड़ना, ताकि वो क्या हो सके? अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो देखो, पहली बात, आपके मुंह का काम क्या है? चबाना, है ना? आपके फूड को च्यू करना, ये काम है मुंह का, मुख का, माउथ का, राइट? दूसरा क्या काम है? सलाइवा के साथ उस खाने को मिक्स करना, लार के साथ उसे मिलाना। ठीक है, अच्छा क्यों मिलाना ज़रूरी है? क्योंकि उस सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसको क्या बोलते हैं? पटाइलिन। ये दोनों, ये एक ही चीज़ है, दो नाम है इसके, सलाइवरी अमाइलेज, पटाइलिन। ये क्या करता है? ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ना, जो मैं आपको बोल रही थी कि आपके लार में कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो खाने को तोड़ते हैं, यही वो एंजाइम है जो क्या करेगा? आपके खाने को तोड़ेगा। इसका आप नाम याद रखोगे। सलाइवरी अमाइलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? सलाइवा में प्रेजेंट होता है। कहाँ से आ रहा होगा? सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ से सलाइवा आ रहा है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज कर रहे हैं? सलाइवा, जिसमें क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी अमाइलेज, जो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वो जो खाना टूटेगा वो किसकी मदद से टूटेगा? सलाइवरी अमाइलेज की मदद से टूटेगा। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है? खाना जो है, जो हमारे खाने में जनरली क्या होता है? स्टार्च होता है। उस स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करेगा? सलाइवरी अमाइलेज। इस एंजाइम का नाम आप लोग याद रखोगे। ठीक है, और इसी एंजाइम की वजह से क्या होती है? माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होती है। क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद हम दांत देख लेते हैं। हमारी बकल कैविटी, मैंने क्या बताया था? बकल कैविटी में क्या क्या है? टंग है, टीथ हैं, है ना, पैलेट है। अच्छा, टीथ और टंग आपको पता है, राइट? अब क्या करो, अपनी जीभ फोल्ड करो और अपने मुंह के ऊपर वाले हिस्से में टच करने की कोशिश करो। मुंह बंद करके अपनी जीभ से, जैसे मान लो ये आपका मुंह है, ठीक है, ये ऊपर वाले दांत, ये नीचे वाले दांत, ठीक है। दांतों के पिछली तरफ आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको थोड़ा हार्ड स्टफ देखने को मिलेगा, है ना। आपको ऐसे लगेगा कि कुछ ऐसे खुरदरा सा पोर्शन है ना। और अगर आपने कभी शीशे के सामने मुंह खोला होगा तो आपने देखा होगा कि पीछे एक ऐसे आपको लटकती हुई चीज़ दिखती है ना। ये जो रफ पोर्शन से लेके वो लटकती हुई चीज़ तक क्या है, ये है आपका पैलेट। जो आगे वाला पोर्शन है जो आपको रफ दिख रहा है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, और जो पीछे है उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। जीभ को ऊपर टच करो हार्ड लगेगा, थोड़ा सा जीभ को पीछे ले जाओ तो आप देखोगे कि आपको नरम नरम फील होना शुरू हो जाएगी स्किन। आगे थोड़ी हार्ड थी लेकिन पीछे वो जाते जाते सॉफ्ट हो जाएगी। तो हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। ज़्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ इतना रखना कि पैलेट होता है, ठीक है। आपके दांत होते हैं, टीथ होते हैं, है ना, और होता है आपका टंग। मिलके क्या बना रहे हैं, आपका माउथ, सॉरी बकल कैविटी, ठीक है। अच्छा, दांतों के प्रकार देख लेते हैं। अब आपने देखा होगा आपके सारे दांत सेम तो नहीं दिखते, है ना। सबसे आगे जो आपको दांत चार दांत, दो ऊपर दो नीचे जो देखने को मिलते हैं वो क्या है, इंसीजर्स, सॉरी कैनायंस, ठीक है। इंसीजर कौन से हैं, जो आपके ऐसे पॉइंटेड से दांत दिखते हैं ना आपको साइड पे, है ना। कईयों के काफ़ी बड़े भी होते हैं। वेम्पायर्स के देखें, वेम्पायर्स देखे हो आपने कभी तो उनको ऐसे पॉइंटेड से टीथ होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, इंसीजर्स, ठीक है। फिर क्या है, कैनायंस। फिर क्या है, उससे पीछे जाओगे, प्री मोलर्स, ठीक है। और फिर मोलर्स। काम क्या है इनका, जो इंसीजर्स हैं वो आपके दांतों को काटते हैं,
फिर क्या है कैनायंस जो क्या करते हैं, खाने को फाड़ते हैं। फिर क्या है, फिर है प्री मोलर्स जो कुचलते हैं, और मोलर्स क्या करते हैं, पीसने का काम करते हैं। आपने कभी आगे से ऐसे किया है कि आप कुछ खा रहे हो तो सिर्फ आगे वाले दांत चला रहे हो? जब आपको खाना तोड़ना होता है, काटना होता है, तो आप किसका यूज़ करते हो, इंसीजर्स का। जब आपको खाना फाड़ना होता है तो किसका यूज़ करते हो, कैनायंस का। जब आपको उस कटे हुए फटे हुए खाने को चबाना होता है, पीसना होता है, तो किसका इस्तेमाल करते हो, मोलर्स का, प्री मोलर्स का। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला याद रखोगे 2123/2123 इंटू 2, ये है आपके दांतों का नंबर। ठीक है, ये इंसीजर्स, कैनायंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ठीक है, क्लियर। ये ऊपर वाले का और ये नीचे वाले का। ठीक है, इंटू 2 कर दोगे 32, एक साइड का है ये। ठीक, चलो ये हो गया टाइप ऑफ टीथ। माउथ का समझ आ गया, कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज पेटाइलिन। क्या कर रहा है, खाने को तोड़ रहा है। किस में तोड़ रहा है, माल्टोज में तोड़ रहा है। ठीक है, अब खाना कहाँ चला गया, अब खाना जाएगा आपके माउथ से बकल कैविटी के थ्रू नीचे। ठीक है, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, हमें पहुंचाना है अमाशय के पास, स्टमक के पास। तो कहाँ से लेके जाएंगे, ईसोफेगस से लेके जाएंगे, ग्रास नली से होते हुए लेके जाएंगे। ठीक है, ईसोफेगस यानी ग्रास नली क्या करेगी, खाने को आपकी माउथ से बकल कैविटी के थ्रू होते हुए खाने को पहुंचाएगी स्टमक के पास। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये एक सीधी पाइप है, नॉर्मल पाइप है। क्या होता है, आपके अगर कभी खाना अटका हो, है ना, आपने कभी एक बहुत बड़ी बाइट खा ली हो, तो आपको फील होता है कि खाना ना बहुत धीरे 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 नीचे सरक रहा है ना। फिर आप ऊपर से पानी पीते हो तो वो आराम से चला जाता है। या आपने कभी बड़ी थोड़ी कैप्सूल्स खाए हो, दवाई खाई हो, तो भी वो लगता है कि गले में अटक गई। या कभी आपने गलती से टॉफ़ी को स्वलो कर लिया हो तो भी लगता है कि गले में अटक रहा है, पर जा रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, फील होता है ऐसा, है ना। तो देखो, आपकी जो ईसोफेगस है, ग्रास नली है, उसमें होती है एक मूवमेंट जिसको बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। ठीक है, पेरिस्टालिसिस। ठीक है, वो पेरिस्टालिसिस क्या होती है, ऐसे वेव फॉर्म में एक मूवमेंट है जिसकी वजह से आपका खाना इजीली आपकी बकल कैविटी के थ्रू होता हुआ ईसोफेगस की मदद से आपके पेट तक पहुंचता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस। वैसे ये पेरिस्टालिसिस आपकी पूरी गट में होती है। गट समझते हैं, गट मतलब आपका माउथ से लेके एनस तक, इसको पूरा क्या बोलते हैं, गट। ठीक है, तो यहाँ से खाना क्या करेगा, पेरिस्टालिसिस की मूवमेंट से होता हुआ नीचे जाएगा। ठीक है, क्या बोला, क्रमाकुंचन गति। अगर आपसे कोई पूछे कि खाना किस मूवमेंट के थ्रू आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रैवल करता है, तो आप क्या बोलोगे, पेरिस्टालिसिस। ठीक है, अच्छा, ईसोफेगस ऐसा पोर्शन है जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, पहले डाइजेशन कहाँ हो रहा था, माउथ में, उसके बाद ईसोफेगस में होगा, नहीं होगा। अब कहाँ जाके होगा सीधा, अब जाके होगा सीधा स्टमक में। ईसोफेगस में, ग्रास नली में किसी तरह का पाचन नहीं होता है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, फिर चले गए हम अमाशय में, स्टमक में। स्टमक में अब क्या हो रहा है ऐसा कि हमारे पास उसको, हम स्टमक को, अमाशय को ये बोल रहे हैं कि सारी की सारी डाइजेशन यहीं होती है। ऐसा क्या है वहाँ पे रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस। आपके पेट में, जिसको आप पेट बोलते हो, वहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिलके आपके खाने को क्या कर रही हैं, और ज़्यादा तोड़ रही हैं, कंप्लीटली तोड़ रही हैं। ठीक है, एक तो आपका एसिड HCl, ठीक है, फिर आपका पेप्सिन, फिर आपका म्यूकस। आपने कॉमनली सुना होगा कि, या आपको हुआ भी होगा कि एसिडिटी हो रही है। वो क्या है एसिडिटी, एसिडिटी मतलब कि HCl की प्रोडक्शन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गई, है ना। या फिर आप बोलते हो कि आपको जलन लगती है ना, आप बहुत ऑयली खाना खाते हो तो आप बोलते हो मुझे जलन हो रही है, मेरे को एसिडिटी हो रही है। तो वो क्या होता है, वो HCl जो है ना, वो ईसोफेगस को आके थोड़ा बहुत जला देता है। एसिड खतरनाक चीज़ है, पर हमारी बॉडी में सोचो इतना खतरनाक एसिड बन रहा है। ठीक है, सिर्फ स्टमक में ही एसिड क्या कर सकता है, आपकी बॉडी को हार्म नहीं करता। अगर वो थोड़ा ऊपर आ जाए तो क्या होता है, आपको जलन होना शुरू हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि वो आपको आपकी ईसोफेगस की लाइनिंग को जला देता है। जैसे मान लो, ये समझ लो आपका स्टमक है, ठीक है, ये आपका ईसोफेगस है। यहाँ एक ढक्कन होता है जिसकी वजह से वो HCl जो है ना, सिर्फ यहीं रहता है स्टमक में, बाहर नहीं जाता। लेकिन क्या होता है, जब आप गंदा खाना खाते हो, ऑयली खाना खाते हो, तो कई बार ये क्या होता है, खाना या बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो तो ये HCl थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता है। या आपको कभी वॉमिट होती है तो भी क्या होता है, ये ऊपर की तरफ आ जाता है और आपकी ये जो ईसोफेगस की लाइनिंग होती है ना, ये जल जाती है। इसी को आप क्या बोलते हो, एसिडिटी।
ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, बैक टू द टॉपिक। स्टमक में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से पाचन हो रहा है? गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है। पेट के अपने जूसेस हैं जिसकी मदद से क्या हो रही है? डाइजेशन हो रही है। क्या है उस जूस में? उस जूस में प्रेजेंट है HCl, पेप्सिन, म्यूकस। चलो फटाफट याद करो। सलाइवा में क्या था जिसकी वजह से डाइजेशन हो रहा था? अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, इनके नाम याद रखोगे। या फिर उसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या था सलाइवरी अमाइलेज का? पटाइलिन, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा था? आपके माउथ में डाइजेशन हो रहा था। ईसोफेगस में डाइजेशन होता है? नो नो मैम, हमें पता है ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा। पहला माउथ में हो रहा है, फिर सीधा आकर डाइजेशन कहाँ हो रहा है? ईसोफेगस, सॉरी, आपके स्टमक में हो रहा है, ठीक है। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा। स्टमक में क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टमक में क्या है? गैस्ट्रिक जूसेस हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है भाई? अभी बताया, याद करो। पहला है मैम HCl, फिर क्या है? पेप्सिन, फिर क्या है? म्यूकस, ठीक है। HCl, पेप्सिन, म्यूकस। रिपीट करो मेरे साथ, नाम याद करो। स्टमक में क्या है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? HCl, पेप्सिन, म्यूकस, जो क्या कर रहे हैं? खाने को तोड़ रहे हैं और उसको डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। अब इन तीनों का अलग अलग काम क्या है? HCl क्या करता है? HCl एसिड है ना। तो एसिड का क्या काम है? एसिडिक मीडियम बनाएगा आपके पेट में ताकि क्या हो सके? अच्छे से पाचन क्रिया हो सके, ठीक है। फिर आता है पेप्सिन। देखो जनरली हमारा खाना किससे मिलके बना होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, यही तीनों चीज़ें हैं। हर एक खाना जो मर्जी खा लो आप, सब में यही तीन चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट, है ना। तो देखो जब हमने खाना चबाया था तो हम क्या बोल रहे थे? स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है माल्टोज में। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। स्टार्च को हमने कर लिया डाइजेस्ट मुंह में ही। फिर आ गए हम पेट में। पेट में हम क्या बोल रहे हैं? हम कर रहे हैं पेट में प्रोटीन डाइजेशन। तो उसके लिए हमें लग रहा है पेप्सिन, ठीक है। उस पेप्सिन की मदद से हमने क्या कर दिया? प्रोटीन का डाइजेशन कर दिया, ठीक है। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स का हम कर चुके हैं, पेट में आके हमने प्रोटीन का डाइजेशन भी कर दिया, ठीक है। फिर आता है तीसरा कि म्यूकस प्रेजेंट है मैम। क्यों प्रेजेंट है म्यूकस? क्योंकि हमारे पेट में क्या रिलीज हो रहा है? एक बहुत खतरनाक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज हो रहा है HCl। तो पेट भी तो जल सकता है उससे। तो उस पेट को HCl से बचाने के लिए हमारा पेट खुद रिलीज करता है म्यूकस, जो क्या करता है? ऐसे समझ लो कि आपका ये पेट है ना, इस पेट पे एक म्यूकस की ऐसे लाइनिंग बनी हुई है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से जो HCl है वो आपके पेट को जला नहीं पाता, क्योंकि वहाँ क्या प्रेजेंट है? म्यूकस प्रेजेंट है, ठीक है। वो म्यूकस क्या करता है? आपके पेट को HCl से बचाता है, ठीक है। क्लियर? तीनों चीज़ें याद हो गई? क्या क्या था? HCl, पेप्सिन, म्यूकस। वेरी गुड। पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन डाइजेशन का। म्यूकस का क्या काम है? स्टमक की वॉल को बचाने का, पेट की अमाशय की जो दीवार है उसकी रक्षा करने का। किससे रक्षा कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से। HCl क्यों पड़ा है भाई हमारे पेट में? क्योंकि पाचन के लिए, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं? हमारा पेट बॉडी में क्या रिलीज़ कर रहा है, या पेट में क्या रिलीज़ हो रहा है? HCl। क्लियर हो गया? ईसोफेगस एंड स्टमक, डन। फिर आ जाते हैं लीवर पे और पेनक्रियाज पे। मैंने क्या बताया था? स्टमक पे आओगे तो एक तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? लिवर देखने को मिलेगा, है ना। दूसरी तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पेनक्रियाज, ठीक है। और यहाँ से ऐसे पेट की नली जा रही है और यहाँ शुरू हो जा रही है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ऐसे से। अब लिवर क्या करेगा? लिवर के बारे में आप याद रखोगे कि लिवर क्या है? आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। आपके शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं उनमें से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अच्छा, लिवर का क्या काम है? लिवर का काम है बाइल जूस का प्रोडक्शन, ठीक है। बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है? लिवर प्रोड्यूस करता है। गॉल ब्लैडर सुना होगा आपने। गॉल ब्लैडर क्या करता है? ये जो बाइल जूस लिवर बना रहा है उसको क्या करेगा? स्टोर करेगा, ठीक है। क्लियर है? तो आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं, है ना। तो गॉल ब्लैडर का सिर्फ काम क्या है? स्टोर करना।
आपने सुना होगा जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है उनको क्या बोलते हैं कि भाई ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना आज के बाद, पर क्या वो तला हुआ खाना बंद कर देते हैं? नहीं करते, वो फिर भी खाते हैं। तो फिर अगर उनको डॉक्टर ने मना किया, गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया, फिर भी वो तला हुआ खाना कैसे पचा पा रहे हैं? क्योंकि लिवर तो बॉडी में ही है ना, लिवर थोड़ी निकाला है, लिवर वो बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा है। बस ये है कि वो बाइल जूस कहीं स्टोर नहीं हो रहा, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर खाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, गॉल ब्लैडर ऐसे समझ लो बाइल जूस की टंकी है, वो स्टोर करके रखता है बाइल जूस को, ताकि जब बॉडी को ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, अच्छा मैम ठीक है, आप जो बोल रहे हो सब समझ आ गया, पर अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स भी कर लिए डाइजेस्ट, हमने प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट करवा दिया, पर मैम फैट्स तो बच गए। फिर आप बोल रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके तो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होगा, वहाँ तो अब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फैट्स का डाइजेशन। ठीक है, फैट्स का डाइजेशन कैसे होगा मैम? अभी बताते हैं, रुक जाओ। ये देखो, सबसे पहले बकल कैविटी में क्या किया था हमने, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करवाया था, है ना। फिर हमने स्टमक में क्या करा दिया, प्रोटीन का डाइजेशन करवा दिया। मैंने क्या बोला, खाना किससे मिलके बनता है, कार्ब से, प्रोटीन से और फैट से। ये तीसरी चीज़ बच गई है। अब इस तीसरी चीज़ को हम कैसे डाइजेस्ट करेंगे, तो उस तीसरी चीज़ को हम डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। ठीक है, लिवर प्रोड्यूस कर रहा है, स्टमक से खाना आ गया है। जब खाना आपके स्टमक से बाहर आ रहा है तो क्या हो रहा है, एक तो आपके कार्ब्स डाइजेस्टेड हैं और आपके प्रोटीन डाइजेस्टेड हैं। ठीक है, प्रोटीन और कार्ब्स डाइजेस्टेड हैं। ठीक है, फैट्स बचते हैं। अब क्या होगा, जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो उसमें क्या मिक्स हो जाएगा, बाइल जूस फ्रॉम द लिवर। ठीक है, और पेनक्रियाज से कुछ एंजाइम। ठीक, वो क्या करेंगे, वो करेंगे फैट्स का डाइजेशन। अब देखो, हम फैट्स का डाइजेशन नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं फैट्स का इमल्सिफिकेशन। ठीक है, फैट्स को क्या किया जाता है, वसा को छोटे कणों में तोड़ा जाता है। ठीक है, उसको एकदम से डाइजेस्ट नहीं किया जाता, उसको इमल्सिफाई किया जाता है। ठीक है, फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाएगा। और वो कैसे टूटेंगे, वो टूटेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से आ रहा है, लिवर से आ रहा है। ठीक है, और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अच्छा वैसे एक बात याद रखोगे आप कि जो बाइल है ना, उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा डाइजेशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है मैम, मैंने क्या बताया आपको, फैट्स का डाइजेशन नहीं होता, उनका एमल्सिफिकेशन होता है। फैट्स को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बाइल में अगर आपसे कोई पूछे कि बाइल में बताओ कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो आप बोलोगे कोई भी नहीं। क्यों, क्योंकि बाइल क्या कर रहा है, बाइल का काम है सिर्फ फैट को, वसा को छोटे कणों में तोड़ना, उसको एमल्सिफाई करना। क्लियर, ठीक है। फिर आते हैं पेनक्रियाज पे। जो अग्न्याशय है वो क्या कर रहा है, उसमें है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रिया से क्या बना, पेनक्रियाज एक जूस रिलीज कर रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। जो क्या करता है, अब जो हमने सब तोड़ लिया, हमने थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स तोड़ लिए, हमने प्रोटीन भी तोड़ लिए, हमने फैट को भी छोटा छोटा कर लिया, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत हो सकता है मरम तोड़ने की ज़रूरत बच जाए, है ना, थोड़ा बहुत कुछ रह गया हो, तो उसके लिए क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस बनता है, जिसमें आपको प्रोटीन तोड़ने के लिए भी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट तोड़ने के लिए भी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें आपको फैट्स को, जो छोटे मोटे फैट्स बचे या कोई भी ऐसा फैटी प्रोडक्ट है उसको तोड़ने के लिए भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक जूस में होता है सबसे पहले आपका ट्रिप्सिन। ठीक है, जो क्या करेगा, जो प्रोटीन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। ठीक है, या अब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ेगा। ठीक है, फिर आता है अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज नहीं, सलाइवरी अमाइलेज कौन रिलीज कर रहा था, सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ क्या है, सिर्फ अमाइलेज क्या तोड़ेगा, क्या हेल्प करेगा तोड़ने में, कार्बोहाइड्रेट्स को। फिर लाइपेज जो क्या करेगा, फैट को तोड़ेगा। क्लियर है, चलो क्विक रिकैप, क्या क्या पढ़ा हमने। माउथ में क्या हो रहा था मैम, सलाइवरी अमाइलेज आ रहा था जो खाने में से कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रहा था। डन।
फिर मैम ईसोफेगस में तो कोई डाइजेशन नहीं होता, हमें इतना पता है। फिर हम स्टमक पे आ गए मैम, वहाँ HCl था, प्रोटीन की डाइजेशन होनी थी, तो क्या हो गया, वहाँ पे हमने क्या ले आए, वहाँ हम पेप्सिन ले आए, जो क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। पर मैम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, HCl चाहिए, थोड़ा एसिडिक मीडियम चाहिए, इसीलिए वहाँ पे क्या है, म्यूकस प्रेजेंट है, जो क्या करेगा, HCl से स्टमक को बचाएगा, और HCl तो पेट में है ही, ठीक है। फिर वहाँ से खाना मैम आगे बढ़ गया। अब क्या हो गया, हमने स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट कर लिया, मुंह में कार्बोहाइड्रेट्स हो गए थे, अब हमें फैट्स को भी तोड़ने की ज़रूरत है। तो फैट को तोड़ने के लिए लिवर अपना बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो फैट को क्या करता है, छोटे छोटे पीसेज में तोड़ता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। क्यों, क्योंकि वहाँ पर डाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने एक बड़े कार्बोहाइड्रेट को छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़ा, प्रोटीन्स को कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से ईजियर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स में कन्वर्ट किया, पर हमने फैट को वैसे ही रहने दिया, बस उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, इसीलिए क्या बोला, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फिर मैम अब क्या हुआ, अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गए ईजी फॉर्म में, थोड़े हमारे पास प्रोटीन भी ईजी फॉर्म में आ गए, और फैट भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। पर मैम अभी भी ना ये बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ये काफ़ी बड़े हैं, तो इसके लिए क्या किया, हमारे पास आया पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ने क्या रिलीज़ किया, पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें क्या है, जिसमें है मैम ट्रिप्सिन, जिसमें है पेप्सिन। ट्रिप्सिन जो क्या कर रहा है, आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है, और एक पेप्सिन भी होता है, उतना डिटेल में नहीं जाना, ट्रिप्सिन पेप्सिन याद रखना, ठीक है। ये प्रोटीन को बिल्कुल छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, जो छोटा मोटा कुछ रह गया होगा उससे भी छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, और इतना ईजी कर देंगे कि बॉडी क्या कर सके, अब्जॉर्ब कर सके उस प्रोटीन को अब, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स बच गए होंगे उनको अमाइलेज तोड़ेगा, ठीक है। और एक होगा लाइपेज। हमने फैट्स को क्या किया था, फैट्स को तोड़ा नहीं था अभी तक हमने उनको छोटे टुकड़ों में काटा था, हमने उसको डाइजेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया था। अब आएगा लाइपेज, जो फैट्स को भी क्या करेगा, तोड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जो है, वो इन ईजियर फॉर्म, सबसे सिंपलर फॉर्म के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो प्रोटीन हैं, जो फैट हैं, उनको क्या कर सके, अब्जॉर्ब कर सके, और खून में ट्रांसफ़र करके पूरी बॉडी में वो एज अ पोषण, एज अ न्यूट्रिएंट्स जा सकें। क्लियर हो गया, डन। चलो फिर आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ठीक है। मैंने बता दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, पेनक्रियाटिक जूस सब कुछ मिक्स करके अब खाना कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। यहाँ क्या है, यहाँ है डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ सबसे पहले खाना क्या कर जाएगा, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब खाने में ऐसा कुछ नहीं बचेगा जिसका डाइजेशन नहीं होगा। आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी पूरे टूट जाएंगे, आपके प्रोटीन्स भी पूरी तरह टूट जाएंगे, आपके फैट्स भी पूरी तरह टूट जाएंगे, और अब खाना पूरी तरह से तैयार होगा अब्जॉर्ब होने के लिए। किस में अब्जॉर्ब होने के लिए, ब्लड में अब्जॉर्ब होने के लिए। तो सबसे पहले खाना कहाँ आएगा, सबसे पहले खाना पेट के बाद आएगा डिओडेनम में, ठीक है। यहाँ पे वो सारा आपके पेनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स कर जाएगा, ठीक है, और आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट टूट गए, है ना। अब खाना जाएगा जेजुनम में, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब्जॉर्प्शन होगी, तो अब्जॉर्प्शन कहाँ जा रहा है, खाना अब्जॉर्ब होके ब्लड में जा रहा है, तो खाना यहाँ पे पूरी तरह टूट रहा है, जेजुनम में आके वो अब्जॉर्ब होगा। तो अगर खाना अब्जॉर्ब होगा तो क्या यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, है ना, क्योंकि खाना कौन लेके जा रहा है, अब्जॉर्ब कहाँ हो रहा है खाना, ब्लड वेसल्स में, है ना, ब्लड में जाएगा खाना, तभी तो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलती है जेजुनम के पास, और यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स आके खाना इकट्ठा कर रही हैं अपने लिए, और फिर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रही हैं, ठीक है। तो आप से अगर पूछे कि आपकी पूरी गट में, पूरी एलिमेंट्री कनाल में कहाँ पर खाना अब्जॉर्ब हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो वो हो रहा है जेजुनम में, ठीक है। सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर ऑप्शंस में डिओडेनम, जेजुनम और इलियम लिखा है तो आप टिक करोगे जेजुनम, और अगर आपसे ऑप्शंस में पूछा है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो आप टिक करोगे स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है। आपकी बॉडी में खाना अब्जॉर्ब कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी किस पार्ट में होता है, जेजुनम में, ठीक है। डिओडेनम में क्या हो रहा है, बचा कुचा खाना टूट रहा है, जेजुनम में आके पूरा का पूरा अब्जॉर्ब हो गया। अब्जॉर्ब होने के बाद जो रहा सहा बचा कुचा होगा वो कहाँ चला जाएगा, इलियम में,
ठीक है। इलियम में से भी थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब होना होगा, वो हो जाएगा। बाकी क्या है, बाकी कहाँ चला जाएगा, आपकी बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स हमने अब्जॉर्ब कर लिया, प्रोटीन भी हमने अब्जॉर्ब कर लिया, फैट भी हमने अब्जॉर्ब कर लिया, पानी बच गया, सॉल्ट बच गया। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, आपके खाने से पानी को और नमक को अब्जॉर्ब करवाती है। ठीक है, खून में ही अगेन। ठीक, और क्या करेगी, और बनाएगी आपका फीसिस। ठीक है, जो आपका अनडाइजेस्टेड, जो आपका खाना जिसकी ज़रूरत अब बॉडी को नहीं है, जो पाचन के किसी काम का नहीं बचा है, जो जिसका पाचन अब नहीं हो सकता, वो खाने को बॉडी से बाहर निकालने के लिए तैयार करेगी, मल का फॉर्मेशन करेगी, फीसिस का फॉर्मेशन करेगी। कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्लियर। फिर आता है मलाशय। लार्ज इंटेस्टाइन ने मल बनाया, फीसिस बनाई, कहाँ भेजेगा, रेक्टम में भेजेगा। क्यों भेजेगा, स्टोर करने के लिए। क्या हमेशा के लिए स्टोर करेगी, नहीं। फीसिस जो है वो टेम्परेरली स्टोर होती है, बॉडी से रिमूव करने से पहले थोड़ी देर के लिए रेक्टम में आपकी फीसिस स्टोर होती है। मल जो है वो मलाशय में थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, बाहर निकालने से पहले। ठीक है, मल को शरीर से बाहर निकालने से पहले कुछ समय तक संग्रहित करता है। कौन, रेक्टम, मलाशय। ठीक है, तो क्या याद रखोगे, रेक्टम इज अ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीसिस। ठीक है, फिर आता है एनस, गूदा। ये क्या करता है, ये जो टेम्पररी स्टोरेज था ना, यहाँ से फीसिस को निकाल के, मल को निकाल के फाइनली बॉडी से बाहर फेंक देता है। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर फेंक देगा। ठीक है, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालता है, और उस प्रोसेस को, जो खाना अब किसी काम का नहीं है, जिसका सारा यूज़ कर दिया गया है, अब उसमें कुछ नहीं बचा जो बॉडी यूज़ कर सकती है, उसको जब बॉडी से बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन, निष्कासन। क्लियर। ठीक है, इजेक्ट आउट कर दिया बॉडी ने, इजेशन, निष्कासन। क्लियर है, कौन कर रहा है, आपका एनस। ठीक, एक क्विक रिकैप लेते हैं। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज कहाँ प्रेजेंट था, बताओ, माउथ में। क्या कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कर रहा था, है ना। कैसे कर रहा था, स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा था। जब कार्बोहाइड्रेट्स टूट जाते हैं, है ना, तो जो फाइनली बॉडी अब्जॉर्ब करती है, मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट्स जब पूरी तरह टूट जाएंगे और बॉडी जो अब्जॉर्ब करेगी वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बॉडी सबसे इजीली अब्जॉर्ब कर सकती है। रोटी तो नहीं कर सकती, आप रोटी को चबाओगे, तोड़ोगे, बॉडी उसको और तोड़ेगी, और वो ग्लूकोज की फॉर्म में बॉडी फिर उसको लेती है। आपने जनरली सुना होगा, किसी को चक्कर आ जाता है गर्मियों में तो क्या बोलते हैं, ग्लूकोज पिला दो। क्यों पिला दो, क्योंकि ग्लूकोज एकदम से बॉडी अब्जॉर्ब करती है और बॉडी को एनर्जी मिलती है। और हम खाना क्यों खा रहे हैं, एनर्जी के लिए तो खा रहे हैं। सब कुछ हम, बॉडी जो है खाना तोड़ रही है, क्यों तोड़ रही है, एनर्जी पाने के लिए, है ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सबसे ज़्यादा जल्दी टूटते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज था। ठीक है, फिर आ जाओ पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ये कहाँ थे, स्टमक में, है ना। स्टमक में क्या कर रहे थे, ये प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे थे। प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होगा, जब आप प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाओगे तो वो एंड में बन जाता है अमीनो एसिड। और खून जो है, या आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ से अमीनो एसिड आराम से निकल के उसको पार करके ब्लड में घुस सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म प्रोटीन का क्या है, अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, फिर आता है लाइपेज। लाइपेज किस लिए था, फैट डाइजेशन के लिए। उससे पहले क्या हो रहा था, डाइजेशन से पहले फैट का एमल्सिफिकेशन कौन कर रहा था, बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से आता है, लिवर से। ठीक है, क्लियर। लाइपेज क्या कर रहा है, फैट डाइजेशन, वसा पाचन। ठीक है, जब फिर क्या हो रहा था, आपका पेनक्रियाटिक जूस आ रहा था। पेनक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट था, लाइपेज प्रेजेंट था। अब ये क्या करेगा, फैट डाइजेशन। तो जब फैट्स को तोड़ा जाता है ना, तो वो सबसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल। जब ये फैटी एसिड और ग्लिसरोल बन जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जेजुनम से आराम से खून में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ऐसे समझो जैसे मान लो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार है। ठीक है, ये इस तरफ है आपकी, ये आपके इस तरफ ब्लड बह रहा है। ठीक है, ये आपकी मान लो ब्लड वेसल है। एक मिनट दूसरे कलर से समझाती हूँ।
ये आपकी ब्लड वेसल हो गई, ठीक है। ये मान लो ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार, ठीक है। ये सारी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार है। इसके एक तरफ बह रहा है खून और दूसरी तरफ मान लो है खाना। अब अगर मैं यहाँ पे मान लो कोई कार्बोहाइड्रेट पहुँचा देती हूँ नॉर्मल, मान लो मैंने यहाँ स्टार्च रख दिया, क्या ये यहाँ से यहाँ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन ला के रख दिया, क्या ये क्रॉस कर पाएगा इस दीवार को? नहीं कर पाएगा। मैंने फैट ला के रख दिया, नहीं कर पाएगा। इसी लिए हमने माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी आपका लिवर की हेल्प से, पेनक्रियाज की हेल्प से क्या किया? इन चीज़ों को तोड़ा। किस किस में तोड़ा? हमने बनाया कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लूकोज आराम से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज इस तरफ आ जाएगा। वैसे ही प्रोटीन में अमीनो एसिड जब टूट जाएंगे, अमीनो एसिड बन जाएगा, तो अमीनो एसिड भी आराम से क्रॉस कर जाएंगे। इस साइड अमीनो एसिड आ गए। जब फैट्स का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाएगा तो वो भी आराम से यहाँ आके इस दीवार को लांघ के क्या कर जाएंगे? खून में मिक्स हो जाएंगे और खून इनको अपने साथ ले जाएगा। जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ आपके ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल चले जाएंगे और बॉडी को क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर है? This was all about the digestion. Done? समझ आया? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, या कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी किस फॉर्म में अब्जॉर्ब करती है, तो क्या बोलोगे? मैम ग्लूकोज फॉर्म में बॉडी अब्जॉर्ब करती है। अगर मैं पूछूं हमारी बॉडी प्रोटीन्स को किस फॉर्म में अब्जॉर्ब करती है, तो आप बोलोगे अमीनो एसिड की फॉर्म में। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी फैट्स को किस फॉर्म में अब्जॉर्ब करती है, तो आप बोलोगे मैम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करती है, तो आप बोलोगे मैम अमाइलेज का। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करती है, तो आप बोलोगे मैम पेप्सिन का, ट्रिप्सिन का, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारी बॉडी फैट्स को कैसे अमीनो एसिड में, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करती है, तो आप बोलोगे मैम बॉडी पहले एमल्सिफाई करती है बाइल जूस की मदद से, फिर उसके बाद लाइपेज की मदद से उस फैट को तोड़ा जाता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं एमल्सिफिकेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम एमल्सिफिकेशन होता है फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, एक बार एलिमेंट्री कैनाल बता दो कहाँ से कहाँ जाती है, कहाँ से शुरू होती है? माउथ। कहाँ जाएगी? बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद क्या आएगा? ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन होती है? नहीं होती। बकल कैविटी में किस चीज़ की डाइजेशन होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की। फिर कहाँ जाएगा खाना? स्टमक में जाएगा। यहाँ किस चीज़ की डाइजेशन होगी? प्रोटीन की। क्या यहाँ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होगा। क्या बकल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन होगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट्स का। फिर खाना कहाँ चला जाएगा? फिर खाना जाएगा आपका डिओडेनम में। डिओडेनम में जाने से पहले या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले खाने में क्या मिक्स होगा? बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस क्या करेगा? फैट्स को तोड़ेगा। पेनक्रियाटिक जूस क्या करेगा? जो बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हैं जो नहीं टूटे हैं उनको तोड़ेगा। अब खाना कहाँ चला गया? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में क्या होगा? खाना थोड़ा बहुत टूटेगा और डिओडेनम के बाद कहाँ चला जाएगा? जेजुनम। जेजुनम क्या है? जेजुनम में सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होती है। सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन यहाँ क्यों होती है खाने की? क्योंकि यहाँ क्या है? सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। फिर खाना कहाँ चला जाएगा? इलियम में चला जाएगा। इलियम के बाद कहाँ जाएगा? इलियम के बाद मैम जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आपके पानी का और नमक का, ठीक है। इन दोनों का अब्जॉर्प्शन होगा और फीसिस आपका मल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर वो खाना, फिर वो मल जो बन गया, अब वो खाना नहीं बचा है ना, अब वो मल बन गया। मल कहाँ जाएगा? जाएगा आपके रेक्टम में, मलाशय में। वहाँ पे मल जो है या फीसिस जो है वो आपके टेम्पररी पीरियड के लिए स्टोर होंगी और उसके बाद फ्रॉम दी एनस हम उसको बॉडी से क्या कर देते हैं? इजेक्ट आउट कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इजेक्ट आउट। इजेशन, एक्सक्रीशन नहीं बोलोगे आप, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होती है? यूरिन का पास करना। इजेशन होता है फीसिस का पास करना, ठीक है। एक्सक्रीशन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो किडनी जो कर रही है ना उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं, जो आपका एनस कर रहा है वो इजेशन होता है, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखोगे। हो गया क्लियर? कोई डाउट? एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़े न्यूट्रिशन के, न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, क्या होता है ना, क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। फिर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, मानव पाचन तंत्र देखा। फिर हमने देखा कि कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है ह्यूमन न्यूट्रिशन
के स्टेप्स क्या क्या हैं, मानव पोषण के चरण क्या क्या हैं, फिर हमने मानव पाचन तंत्र देखा, मुख्य अंग देखे, सहायक अंग देखे, ऐसे करते हम आगे बढ़ते गए। फिर हमने क्या देखा, एक एक पार्ट को देखा, ठीक है, माउथ देखा, ईसोफेगस देखा, स्टमक देखा, लीवर देखा, पेनक्रियाज देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन देखे, रेक्टम, एनस देखा, ठीक है। और हम कहाँ पहुँच गए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पर, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे रेस्पिरेशन में, जो हम कहाँ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।